नमस्ते, सदा वत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। चाइना ने S-400 को LAC पर डिप्लॉय कर रखा और ये एक चिंता का विषय बन चुका है भारत के लिए भी, क्योंकि लगातार भारत और चाइना के संबंधों में अभी कोई सुधार नहीं आया। ऐसे में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने संसदीय समिति को बताया है और आगाह किया है कि चाइना का ये शक्तिशाली जो हथियार उसने LAC पर लगा रखा है, उसका जवाब देने के लिए भारत के पास अपनी एक रणनीति है और ये खुद भारतीय वायुसेना के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे इसका काउंटर करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बेहतर और सटीक हथियार मौजूद है जैसे चाइना के पास है, लेकिन तनाव कभी भी बढ़ सकता है भारत और चीन के बीच में, और ऐसे में चाइना अपना S-400 का इस्तेमाल करेगा ही और इसीलिए उसने इसे डिप्लॉय भी LAC पर कर रखा है। हालांकि उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे और कौन से हथियार हमारे पास मौजूद है, और इसका खुलासा वैसे भी करना नहीं चाहिए। लेकिन एक बड़ा थ्रेट है चाइना की तरफ से, क्योंकि भारत को अभी S-400 का पहला बैच मिला है जिसे भारत पंजाब में डिप्लॉय कर रहा है और दूसरा बैच भी जल्द ही भारत आने वाला है। तो ऐसे में जब तक हमारे पास पूरे स्क्वाड्रन्स नहीं आ जाते तब तक हमें अपनी रणनीति पर ही फोकस करना होगा कि कल को अगर चाइना के साथ कोई युद्ध होता है तो हमें काउंटर करने के लिए और हमारे पास काउंटर मेजर्स क्या होने चाहिए। भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल को बड़ी संख्या में यानी कि बल्क में खरीदने की योजना बना रही है, और ये जो मिसाइलें हैं वो पहले की ऑर्डर की तुलना में जो हमने करीबन 250 अस्त्रा मिसाइल का डील किया था उसकी तुलना में बेहद सस्ती होगी। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में 110 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना में भारत की स्वदेशी अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल जो है वो बेहद सस्ती भी होगी। और इसका ये भी मतलब है कि भारत को एक एक्सपोर्ट यानी कि इसके निर्यात में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, क्योंकि एक बेहतर मिसाइल है और जबरदस्त सटीकता है और दूसरी मिसाइलों की तुलना में सस्ती भी है। और अब ये कहा जा रहा है कि अस्त्रा मिसाइल का तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल और रिलीज ट्रायल भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और ये टेस्ट 2022 जून में हो सकता है। वहीं इसके अलावा भारतीय नौसेना के MiG-29 में भी अस्त्रा मार्क 1 को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे भारतीय वायुसेना के पास मौजूद MiG-29 UPG में भी इन्हें लगाया जाएगा, लेकिन 2023 से। दोस्तों समझ में नहीं आता कि भारत की नींद कब जागेगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी स्क्वाड्रन्स कम हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, और ऐसे में खुद अब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में ये बात कही जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रन्स का कुछ किया जाए, यानी कि जल्द से जल्द उनके बेड़े की ताकत को बढ़ाना होगा और खरीद को तेजी से करना होगा। कहा यह जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना की जो 30 स्क्वाड्रन्स है वो आने वाले समय में और कम हो जाएगी, क्योंकि सर्वविदित है कि ये जो पुराने फाइटर जेट्स है उन्हें हटाना भी है और दो फ्रंट की जो लड़ाई भारत को लड़नी है वो कोई झूठ नहीं है, वो वास्तविकता है, क्योंकि दोनों का नेक्सस बना हुआ है, एक तरफ चाइना का और तो एक तरफ पाकिस्तान का, और हमला अगर होता है तो ये दोनों ही देश भारत पर टूट पड़ेंगे। ऐसे में इसे अब नकारा नहीं जा सकता। वहीं इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस कमेटी से पहले भी कहा था कि हमारे पास जो वर्तमान में स्क्वाड्रन्स है उनकी जो तकनीकी जीवन है यानी कि टेक्निकल लाइफ है वो खत्म हो रही है और लगातार स्क्वाड्रन घटती जा रही है। इसका उन्होंने कारण भी गिनाया। उन्होंने कहा कि भाई तेजस का जो प्रोग्राम है वो काफी लेट है, यही वजह है कि हमारे स्क्वाड्रन्स में कमी आ रही है, और जो वर्तमान में स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो भी इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा नहीं करती। और यही वक्त है दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि MRFA डील को अब काफी तेजी से आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है और जल्द से जल्द फैसला लिया जाना है, क्योंकि अगर ये देरी हुई तो बहुत बड़ा खामियाजा भारत को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि टू फ्रंट की, जैसे मैंने बताया ना कि टू फ्रंट की लड़ाई है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूमिका रहेगी भारतीय वायुसेना की। भले 36 राफेल हमारे पास आ गए हैं लेकिन ये काफी कम है। आप MRFA के तहत चाहे F-15EX खरीदें या फिर राफेल खरीदें या फिर अन्य जो भी फाइटर क्राफ्ट है खरीदें, लेकिन जल्द से जल्द खरीदें और इसके लिए कोई समय गंवाने की जरूरत नहीं है। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सबको मालूम है P-75I प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स बनाई जानी है। पहले तो इसके लिए यह कहा जा रहा था कि इन पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा और इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल को पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अचानक से भारत ने फैसला बदल लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना अब वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को P-75I प्रोजेक्ट में नहीं शामिल करेगी। इसके पीछे का रीजन अभी उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो साउथ कोरिया की KSS-3 सबमरीन है वही एक ऐसी सबमरीन है जो कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो कंटेंडर इस प्रोजेक्ट 75I में शामिल हैं उनकी पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को लगाते हैं इन पनडुब्बियों में तो इससे सबमरीन का जो डिजाइन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और यानी कि जटिल हो जाएगा, और साथ ही पनडुब्बियों को रीडिजाइन करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में और
महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि डीआरडीओ टॉर्पीडो लॉन्च SLCM मिसाइल को 2023 से इसका टेस्ट करना शुरू कर देगा और इन LCM को यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को P-75 और P-75I पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। लेकिन अगर P-75I में ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं लगता तो ये एक नुकसान तो है ही, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? लेकिन इसका ऑप्शन ये है कि भारत इन वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में लगाएगा, जिसे भारतीय नौसेना का डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन इसका डिजाइन तैयार करा है। और ये जो पनडुब्बियां होंगी वो नेवल वेरिएंट वाली ब्रह्मोस NG और निर्भय मिसाइल को लॉन्च करेंगी। साथ ही ये लैंड अटैक एंटीशिप वेरिएंट वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर पाएंगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और नॉर्वे की इकर ग्रुप और भारतीय स्टार्टअप वेनमोटो ने एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत ये भविष्य में हाई स्पीड बोट्स को तैयार करेंगे और ये बोट्स सुपर मैनुअलिटी वाली फीचर से लैस होंगी। साथ ही दोस्तों, इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 75 यानी कि 75 नॉट्स और इसमें 4 क्रू मेंबर्स और 4 पैसेंजर्स आ सकते हैं। और इन हाई स्पीड बोट्स को सर्च एंड रेस्क्यू, सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, पिछले 5 सालों में भारतीय रक्षा निर्यात यानी कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट 1500 करोड़ रुपए से 9000 करोड़ रुपए तक यानी करीबन 6 गुना बढ़ गया। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 90 यानी कि 90% है। बता दें कि भारत का ये जो निर्यात है वो 84 देशों में जा रहा है, यानी कि 84 कंट्रीज तक भारत की पहुंच हो चुकी है डिफेंस हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये नहीं, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कि हम सिप्री कहते हैं, उन्होंने 2020 की रिपोर्ट में ये भी कहा था कि भारत रक्षा निर्यात में टॉप 25 देशों की लिस्ट में है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय अब डिफेंस प्रमोशन और एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी काम कर रहा है, जो कि अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। यानी कि दोस्तों, ये डेटा ये दर्शाता है कि देश के रक्षा उद्योग के द्वारा कुल 85,000 करोड़ रुपए के उत्पादन में से सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 68,000 करोड़ रुपए का है और लगातार भारत की एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ रही है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 19 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आने वाले। इस दौरान वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने की रणनीति पर भी बात की जाएगी, क्योंकि जापान भी क्वाड का हिस्सा है। इसलिए आपसी सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए भी बातचीत यहाँ पर होनी संभव है। दोस्तों, ईरान को अब लग रहा है कि भैया भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला और ऐसे में ईरान के राजदूत ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल पर व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी कि दोस्तों, ईरान के जो पंख थे वो अब कुतर गए, लगातार झटके उसे मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब कहते हैं कि भारत के बिना अब किसी भी देश का आज के समय में काम नहीं चल सकता, क्योंकि भारत विश्व में एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर रहा है। तो ऐसे में ईरान को लगा कि अगर हम भारत को इग्नोर कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब घुटनों के बल आया है ईरान और साफ तौर पर भारत से बातचीत कर रहा है कि भैया रुपया रियाल में हम व्यापार करेंगे। रशिया के साथ भारत रुपया और रूबल में बातचीत कर रहा है। यानी कि अब ईरान भी बिल्कुल सत्ते में आ चुका है और प्रतिबंधों में अभी उसको कोई छूट नहीं मिली है। इसीलिए वो भारत से कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और लगा सकते हैं कि भारत अब अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बातचीत रशिया से कर रहा है, क्योंकि तेल का भंडार रशिया के पास भी और ईरान के पास भी है। तो ऐसे में भारत पहले ईरान से तेल खरीदता था, लेकिन अब भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है ईरान को कि भाई हमारे हाथ से तो वर्ल्ड मार्केट निकल गई है। ऐसे में अब वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा कि भारत यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स, जैविक फलों जैसे कई उत्पादों पर निर्भर है, जो कि ईरान के द्वारा उत्पादित होते हैं, जबकि भारत की जो कृषि वस्तुएं हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, लोहा और इस्पात है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, क्लिंकर, सीमेंट इनका ही प्रमुख उत्पादक है, जो ईरान के द्वारा आयात किया जाता है। इसके अलावा ईरान के व्यापारी, पर्यटक और छात्रों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए एक पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल वीजा जारी करने की बात भी उन्होंने शुरू की है। दोस्तों, इसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। कौन कहां करवट बदल दे हम नहीं जानते, लेकिन भारत भी जानता है कि हमें कहां पर कौन सा पासा फेंकना है। लेट्स सी। S-500 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, वक्त तो आ चुका है कि भारत को अब S-500 के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे में बार बार रशिया की तरफ से भारत को ये पिच किया जा रहा है। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस भारत को अपना नया S-500 बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है और पिछले साल से हम लगातार भारत के ऊपर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि भैया आप S-500 खरीद लीजिए, हम इसको देने को तैयार हैं। और अगर भारत S-500 की खरीद के लिए दिलचस्पी दिखाता है तो हम कुछ चीज़ों का नज़दीकी से अध्ययन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि S-500 का एक प्रूविंग ग्राउंड में लाइव फायरिंग टेस्ट भी हुआ था।
और इसने अपने सभी मेजरमेंट को पूरा भी कर लिया था और S500 S400 ट्रायनफ का उत्तराधिकारी भी है। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपका, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।